दोस्तों, as you know, one more IPO is going to open from June 23rd to June 25th, and the name of the company is India Pesticides, right? So in this video we'll discuss the business model of this company. So before I start this video, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां मैं उसका रिप्लाई करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बिजनेस मॉडल को. तो अगर आप इस आईपीओ का नाम पढ़ेंगे इंडिया पेस्टिसाइड्स, तो आपको पता चल जाएगा इस कंपनी का काम क्या है. पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स बनाए जाते हैं या फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं या टेक्निकल्स बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स. तो ये कंपनी उसी में बिजनेस करती है. तो मेनली जो ये पेस्टिसाइड्स बनाते हैं उसमें आता है आपका इंसेक्टिसाइड्स, आपका फंजाइसाइड्स और हर्बिसाइड्स. तो चलिए शुरू करते हैं इस बिजनेस मॉडल की स्टडी को. तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 4 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा. पहला सेक्टर एनालिसिस करेंगे, सेकंड बिजनेस मॉडल देखेंगे कंपनी का, थर्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, चौथा देखेंगे रिस्क क्या है बिजनेस के अंदर. ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्टर एनालिसिस से. तो शुरू करते हैं इसकी सेक्टर एनालिसिस. तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहां पे एग्रोकेमिकल सेक्टर की एनालिसिस कर रखी है. मैंने यहां पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दिखाई है, मैंने यहाँ पे इंडिया की अपॉर्चुनिटी दिखाई है. ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं इंडिया पेस्टिसाइड इंडिया के अंदर बिजनेस करती है, वो कुछ टेक्निकल्स बनाती है, वो कुछ फॉर्मुलेशन बनाती है, हर्बिसाइड्स के प्रोडक्ट बनाती है, फंगिसाइड्स के प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में वो सेल करती है. तो वो मार्केट में सेल करने जाती है, उसके बाद 2 अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. या तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर वो इंडिया में डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं. अगर मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात करूं, एक्सपोर्ट मार्केट की बात करूं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कितनी नजर आती है? $24 बिलियन की. मतलब 2019 में जो टोटल मार्केट था ग्लोबल का, वो था 62.5 बिलियन, जो कि बढ़ के 2024 में यानी नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना हो जाएगा? 86 बिलियन. तो टोटल जो अगले 5 साल में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है 2019 से 2024 के बीच में, वो लगभग $24 बिलियन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. अगर मैं एक्सपोर्ट मार्केट की बात करूं, यहां पे आप फिगर देखिए, जो 2019 में $62.5 बिलियन का टोटल साइज था ग्लोबल मार्केट का, उसका यूरोप जो था वो 22.1 कंट्रीब्यूट करता है. मतलब यूरोप के अंदर 22.1 का मार्केट है. एपीएसी यानी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो यहां 41% है. नॉर्थ अमेरिका में जो मार्केट है वो 15% का है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 21% का. यानी एशिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. अगर मैं इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट की बात करूं, ठीक है, देखो इंडिया एक्सपोर्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल. यानी इंडिया के अंदर जैसे इंडिया पेस्टिसाइड कंपनी जो आ रही है, इसके अलावा एन नंबर ऑफ कंपनीज है मार्केट के अंदर जो इसका बिजनेस करती है एग्रोकेमिकल्स का. तो 50% जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 50% ये वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर देती है. अगर आप एक्सपोर्ट देखो, थोड़ा सा आपको फिगर ये कम नजर आ रहा होगा, इसका साइज थोड़ा छोटा है. तो इंडिया देखो कितना था, 4% का टोटल कंट्रीब्यूट करता था एक्सपोर्ट में वर्ल्ड का, जो कि बढ़ के आज की डेट में 2019 में कितना 9% हो गया है. यानी पिछले 10 सालों में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टोटल वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो लगभग उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 4% से 10% हो चुका है. मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ये हो चुका है, और 2024 तक ये लगभग 13% हो जाएगा. अगर मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना जो है वो टोटल जो प्रोडक्शन है, जो ये आपको 62.5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है 2019 में, इसका 27% जो कंट्रीब्यूट करता है वो चाइना करता है. यानी एग्रोकेमिकल के अंदर भी चाइना क्या है? नंबर 1 कंट्री है. इंडिया ने अच्छा प्रोग्रेस किया है. 2010 में केवल 4% का टोटल जो एक्सपोर्ट होता था, जो टोटल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, तो उसको प्रोवाइड कौन कराता था? इंडिया. केवल 4%, जो कि बढ़ के कितना हो गया? 9%. यानी इसका मतलब यह है कि इंडिया भी धीरे धीरे क्या है कि जो आपका ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको टैप कर रहा है. अगर डोमेस्टिक की बात करें, तो डोमेस्टिक के अंदर जो 2019 का जो मार्केट था वो लगभग कितना था? अगर मैं रुपीस में देखूं तो 15,000 करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट अवेलेबल था 2019 में, और 2024 में ये बढ़ के लगभग कितना हो जाएगा? 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट हो जाएगा. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी साइज देखें तो कितनी है? $0.5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी साइज है. तो अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं दिखती है जितनी आपकी ग्लोबल
मार्केट के अंदर है, ग्लोबल मार्केट के अंदर लगभग $24 बिलियन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और इंडियन मार्केट में नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी है, $0.5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो कंपैरिजन करें तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ी नजर आती है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। बेयर जो कंपनी है इसका 11% का मार्केट शेयर है, सिजेंटा का 7% है, यूपीएल 7, रैली 6, बीएसएफ 6 एंड अदर जितने भी हैं उनका 63% का मार्केट शेयर। तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो कौन सी है, बेयर, जिसका 11% का मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको सेक्टर एनालिसिस करके दिखाई कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का टोटल साइज कितना अवेलेबल है, और और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका पेस्टिसाइड्स का मार्केट है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, और पिछले 10 सालों में इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट का टोटल एक्सपोर्ट है उसका लगभग आज की डेट में 10% के आसपास का कंट्रीब्यूट कर रहा है, और चाइना नंबर 1 है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूजली अवेलेबल है। सेकंड बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि आप देख रहे हो बिजनेस मॉडल, मैंने आपको, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस मॉडल जो होता है कंपनी का वो कैसे चलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, उसको कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जैसे मान लेते हैं आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, जब आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को यूज करके आप प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट को फिर आप क्या करोगे, मार्केट में सेल करोगे, या तो B2B बिजनेस टू बिजनेस या B2C बिजनेस टू कस्टमर सेल करोगे। तो ये जो पूरी की पूरी चेन है, अगर किसी कंपनी के पास ये पूरी की पूरी चेन अवेलेबल है, मतलब खुद का रॉ मटेरियल बन रहा है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। और वो कंपनी जो होती है जिसके पास पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन अवेलेबल होता है, वो कंपनी का बिजनेस जो होता है ना, वो कभी भी रॉ मटेरियल के कारण या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बढ़ने के कारण दिक्कत में नहीं आता। इंडिया पेस्टिसाइड्स को देखोगे तो ये रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल को चाहिए वो बेसिकली क्या चाहिए, थायोल्स, हाइड्राजाइन, हाइड्रेटेट्स एंड अमाइन, ये बेसिक रॉ मटेरियल है। इन रॉ मटेरियल को यूज करके कंपनी फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये बनाती है। लेकिन आप दोस्तों इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये रॉ मटेरियल है ना, ये खुद नहीं बनाते हैं। इट इज नॉट अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, दैट्स अ डिसएडवांटेज फॉर दिस कंपनी। क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स का मार्केट है उसके अंदर अगर कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है तो उसका एक एज होता है, एक एडवांटेज होता है, जो इस कंपनी के पास नहीं है। इनके पास रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आने के बाद ये दो चीजों का मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको हम कहते हैं एआई मैन्युफैक्चरर या टेक्निकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो यहां पर बनाए जाते हैं। दूसरा होता है ये फॉर्मुलेटर्स। फॉर्मुलेटर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लेते हैं मैंने आज एक फंगीसाइड का प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, अब मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन लेवल कम करना है, मतलब जितना कंसंट्रेटेड है उतना कंसंट्रेटेड हमें मार्केट के अंदर नहीं चाहिए, तो हम ये क्या करते हैं, फॉर्मुलेटर के थ्रू उसको कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। देखो, डाइल्यूट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ऑर्डर टू सूट द एंड यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब फॉर्मुलेटर जो होते हैं बेसिकली आपकी जो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये बना देते हैं। और ये इनका टोटल जो टेक्निकल्स होते हैं वो बेसिकली फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बन गए, और उसके हिसाब से जितना भी आपको मार्केट के अंदर चाहिए रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से फॉर्मुलेटर बना दिया। तो ये दो बेसिक प्रोडक्ट ये बनाते हैं, एक हो गया टेक्निकल्स, एक हो गया फॉर्मुलेटर। ये दो मेन प्रोडक्ट इंडिया पेस्टिसाइड्स बनाती है। फिर आ गया इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं ये डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं मार्केट में उनके थ्रू करते हैं, प्लस जो एंड यूजर होते हैं जैसे फार्मर यानी B2C उनको भी डायरेक्ट ये सप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे भी दिक्कत क्या है कि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी खुद का नहीं है, ये थर्ड पार्टी का यूज करते हैं। तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर कि दे डोंट हैव देयर ओन मटेरियल फैसिलिटी, जहां पे रॉ मटेरियल ये खुद का बना रहे हैं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी ये थर्ड पार्टी के थ्रू करा रहे हैं। सो इट इज नॉट अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं इन्वेस्टर जोन की, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या क्या बनाते हैं। देखो, ये मैंने आपको बताया टेक्निकल्स बनाते हैं। टेक्निकल्स बेसिकली क्या होते हैं, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और साथ साथ एपीआईस जो किसमें यूज होते हैं, डर्मेटोलॉजी के प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं जो टेक्निकल्स हैं, तो उसमें एक फोलपेट नाम का एक प्रोडक्ट है जो इनका बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। वो किसके लिए यूज होता है, देखो, यूज टू मैन्युफैक्चर फंजीसाइड्स दैट कंट्रोल, किस चीज को कंट्रोल करता है, फंगल ग्रोथ, मतलब जो फंगस होता है ना वाइन यार्ड के अंदर या सीरियल्स के अंदर या क्रॉप्स के अंदर या बायोसाइड इन पेंट्स, तो वहां पे जो फंगल डेवलप होता है, ग्रो होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, सेकंड इनका है साइमोक्सिनिल, ठीक है, यूज टू मैन्युफैक्चर फंजीसाइड दैट कंट्रोल डाउनी माइल्ड्यूज ऑफ ग्रेप्स,
पोटैटोज, वेजिटेबल एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इनका, ये कंट्रोल करता है फंजाइस को कहां पे, ग्रेप्स में, पोटैटोज में, वेजिटेबल में, सेवरल अदर क्रॉप्स में। तो इस तरह के इनके ये टेक्निकल्स बनाते हैं। अगर मैं एपीआईज की बात करूं, एपीआईज बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं विच आर इंटेंडेड टू यूज इन मैन्युफैक्चर ड्रग, मतलब ड्रग बनाने काम आते हैं। और जो ड्रग ये बनाते हैं उनका नाम है एंटी स्केबी ड्रग और एंटी फंगल ड्रग। तो ये स्किन डिजीज के लिए यूज होता है। थर्ड फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया कि इनके पास फंगीसाइड बन गया, इंसेक्टिसाइड्स बन गया, उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर है प्रोडक्ट की, जो कंसंट्रेशन लेवल चाहिए उसमें कंसंट्रेशन कम करके या बढ़ा के उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया एज पर कस्टमर नीड। तो ये इनका एक बिजनेस मॉडल है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली ये क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी है, जो क्रॉप्स जितने भी अपनी एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर मैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो टेक्निकल से लगभग 383 करोड़ आता है। 2020 में जो फॉर्मुलेशन से कमा रहे हैं वो 93 करोड़ कमा रहे हैं। तो लगभग आप देखिए कह सकते हैं कि लगभग 80% का जो रेवेन्यू कमा रहा है वो टेक्निकल से कमा रहा है, और लगभग 20% का जो रेवेन्यू कमा रहा है किससे कमा रहा है, फॉर्मुलेशन से कमा रहा है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन आर&डी। दोस्तों ये जो पेस्टिसाइड का जो मार्केट है ना, ये मार्केट आपके इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब आपका स्ट्रॉन्ग फोकस होगा आर&डी पे। उसका रीजन क्या है कि मान लेते हैं, मैं आपको एक चीज इसमें यहां समझा देता हूं। मान लेते हैं इंडिया पेस्टिसाइड एक प्रोडक्ट बनाती है, उन्होंने रिसर्च करा, आर&डी किया, एक प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में बनाया। वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट मार्केट के सेल नहीं कर सकते कि आपने आज प्रोडक्ट बनाया और कल उसको आप सेल कर दो, नहीं। आपका जब प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, मैं नीचे समझाऊंगा, CIBRC कहते हैं। वो एजेंसी बेसिकली क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी को आपको ये प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है, वो पूरी इसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट सही है मार्केट के, तब वो आपको अप्रूवल देते हैं। जब आपको अप्रूवल मिलता है तब मार्केट में आप सेल कर सकते हो। और मैं बता दूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनना है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनना है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं। इतनी रिसर्च चाहिए, इतना टाइम चाहिए उसको बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप आर&डी पे फोकस नहीं करेंगे तो कंपनी नए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला सकती, ग्रोथ नहीं आ सकती। तो इनका फोकस जो है वो आर&डी पे है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर मैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो मोस्टली 62% जो इनको बिजनेस आता है वो कहां से आता है, एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, और 38% कहां से आता है, डोमेस्टिक मार्केट से आता है। अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूं तो क्लाइंट बेस में इसके टॉप प्लेयर सिजेंटा, यूपीएल लिमिटेड, एसेंजा एग्रो, कॉन्कस क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, ये सारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं ये इनके क्लाइंट है। और इनका जो एसोसिएशन है पिछले 10 सालों से, जो ये बताता है कि कंपनी ने इनको जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए हैं वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए हैं, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी कैपेसिटी है, देखिए टेक्निकल्स बनाने की जो मैंने बताया था 19,500 मैट्रिक टन की है, और फॉर्मुलेशन बनाने की 6,500 मैट्रिक टन की है। प्रोडक्ट अप्रूवल टेकन फ्रॉम CIBRC, मैंने आपको बताई थी एजेंसी है इंडिया की CIBRC। तो इंडिया के अंदर अगर आपको कोई भी पेस्टिसाइड बनाना है तो बनाने के बाद उसको पहले CIBRC के थ्रू अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके अप्रूवल के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते। तो अभी अगर देखो इनके पास टोटल अवेलेबल है ना 22, तो इनके पास एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स अवेलेबल है, 124 इनके पास फॉर्मुलेशन अवेलेबल है सेल इंडिया के अंदर, मतलब इनको इंडिया के अंदर अप्रूवल मिली हुई है। बाहर के लिए फिर आपको बाहरी कंट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिया में अगर बेचना है तो CIBRC, अगर किसी और कंट्री में बेचना है तो उस कंट्री के जो भी रेगुलेटरी बॉडी होगी वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो बाहर इन्होंने ले रखा है लगभग 27 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स का इन्होंने अप्रूवल ले रखा है, और 34 फॉर्मुलेशन का इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल ले रखा है। अगर मैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग आर&डी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी नीश है और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके कस्टमर्स के साथ। जैसे मैंने बताया कि जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, जो शो करता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और इनका जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मतलब रॉ मटेरियल सोर्स करने की कैपेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने की इनकी कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। हालांकि ये खुद का रॉ मटेरियल नहीं बना रहे, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, लेकिन इनके पास सोर्सिंग और एक्सटेंशन नेटवर्क अवेलेबल जिसके थ्रू ये काम करते हैं। अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रिस्क तो ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट मार्केट में आप नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनको CIBRC से अप्रूवल नहीं मिलता है, अगर उनकी क्वालिटी उतनी नहीं है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है इन द मीनवाइल आपका कोई कंपटीटर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क नजर आता है। सेकंड सबसे बड़ा रिस्क इसके अंदर नजर आता है दोस्तों कि ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है।
ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर दिक्कत आती है, मान लेते हैं कोई ऐसा सीजन आता है जहां फ्लड आ गया या वेदर कंडीशन बहुत खराब हो गई, तो वहां पर क्या होता है कि फिर क्रॉप का आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनके प्रोडक्ट कैसे सेल आउट होंगे? तो आप इसको एक बहुत नटशेल में बताऊंगा कि जितना इंडिया के अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है। सीजन अच्छा होगा, अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, तो इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। और मैंने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था आपको, दे यूज थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक कस्टमर, सो दे आर नॉट अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। ये मैंने आपको पहले बता चुका, ये रिस्क हमेशा रहता है कि अगर आप खुद का रॉ मटेरियल नहीं बना रहे, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, तो कभी ना कभी आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कोरोना था, तो कोरोना के समय इनको लास्ट ईयर बड़ी दिक्कतें आई थी डिस्ट्रीब्यूशन करने में, क्योंकि इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। तो इसी वीडियो को मैं यहां अंत करूंगा। मैंने यहां पे आपको बेसिक समझाया कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो आ रही है, ये इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। मेनली ये क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स बनाती है, टेक्निकल्स बनाती है, फॉर्मुलेशन बनाती है, एपीआईज बनाती है। मैंने आपको समझाया कि डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी अवेलेबल है। इसी वीडियो को मैं इसी का अंत करता हूं। वीडियो अंत करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आने वाले 2 वीडियो और बनाऊंगा इसमें, जहां मैं इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस और पीयर एनालिसिस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।